दोस्तों आप देख रहे हैं राजनीति विज्ञान का मॉडल पेपर 2022 के लिए जो अजमेर बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। इससे पहले मैंने आपके इसके एमसीक्यू जो छोटे क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्यूशंस करा दिए थे एक वीडियो के दौरान। अभी मैं आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन दे रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, और ध्यान रखना इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना ताकि आप पूरे पीडीएफ को आंसर के साथ में डाउनलोड कर पाओ। अगर आपने स्किप किया तो आपसे पासवर्ड छूट जाएगा, और पासवर्ड छूटने के बाद में आप फिर ढूंढते रह जाओगे, पासवर्ड नहीं मिलेगा। तो आराम से कंप्लीट वीडियो देखिए। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना की गई तो सन 1949। 100 ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन नाटो वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1949। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, शॉक थेरेपी किस वर्ष अपनाई गई थी? तो 1990 में अपनाई गई थी। एडॉप्ट किया गया था शॉक थेरेपी को। और आपको बता दूं, ध्यान रखने वाली बात कि आपका हिंदी का सॉल्यूशन कंप्लीट बना दिया गया है। हिंदी अनिवार्य, इंग्लिश कंपलसरी का बना दिया है, हिस्ट्री का कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया गया है, फिजिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दे दिया गया है, हिंदी साहित्य का कंप्लीट सॉल्यूशन मिल चुका है आप लोगों को, केमिस्ट्री का कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया है मैंने, संस्कृत साहित्य का कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया है मैंने, जियोग्राफी का कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया है, और पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट सॉल्यूशन आप देख रहे हैं। तो इस तरह से इन विषयों के कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुके हैं। इसके आगे और भी विषय बनाए जाएंगे। उसके लिए आपको एक्टिव रहना है, चैनल पे सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन क्लिक करके रखना है ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी वीडियो डालें तो आपको पता चल जाए। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है साफ्टा संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये सार्क से संबंधित है। इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? पूछा क्या गया है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण सन 1974 में किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 1974 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपको करेक्ट कर लेना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पांचवा है, वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत में क्या सम्मिलित नहीं है? तो बाहरी अंतरिक्ष जो है वो सम्मिलित नहीं है। ठीक है, आउटर स्पेस जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। द ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आपके सभी जो 2022 के मॉडल पेपर है और अर्धवार्षिक पेपर्स जो आपने भेजे हैं, उन सभी के सॉल्यूशंस बनाए जा रहे हैं। उत्तर अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप देख सकते हैं। यदि आप गलती से भी, देखिए मैंने बताया कि ध्यान रखना है कि पीडीएफ का पासवर्ड इसी वीडियो के दौरान बताया जाएगा, तो उसको आपको कंप्लीट देखना पड़ेगा वीडियो को। और अपने आप कोई भी जिले से हो, अगर आपका जिला लिख करके व्हाट्सएप करते हैं इस नंबर पर अपने क्वेश्चन पेपर को, तो उसका भी सोल्यूशन बना दिया जाएगा, चाहे वो आपके हाफ ईयरली हो या फिर आपके वार्षिक परीक्षाएं जो होंगी वो हों। कोई भी पेपर हो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि सीधा सीधा इस पे आप अपना क्वेश्चन पेपर या फिर आप उसका पीडीएफ भेज सकते हैं, और साथ ही साथ में इस नंबर पे कोई एक्स्ट्रा मैसेज ना करें। आगे जो हम क्वेश्चन की बात करें तो इसमें है, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था? तो सन 1952 में आम चुनाव किया गया था। तो यहाँ पे आपका 1952 जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नीति आयोग की स्थापना हुई थी तो जनवरी में हुई थी, 1 जनवरी को 2015 में। कभी कभी पूछा जाता है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हमेशा प्रधानमंत्री जो है वो अध्यक्ष होते हैं। अभी प्रधानमंत्री पीएम मोदी है तो मोदी जी का नाम आएगा। अगर प्रधानमंत्री चेंज होता है तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो चेंज हो जाएगा, यानी रहेगा तो प्रधानमंत्री लेकिन उसका नाम चेंज हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री हमेशा नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। 2021 के मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, लेकिन आपके एग्जाम नहीं हुए थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो सभी को पता होगा, उत्तराखंड जो है इस राज्य में इस चिपको मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, निम्न राजनीतिक दलों में से नया राजनीतिक दल कौन सा है? न्यू जो राजनीतिक दल है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी है 2012 में इस्टेब्लिश किया गया था इसको, आपको टाइम भी बता रहा हूँ मैं। 2012 में आपको इस्टेब्लिश किया गया था, यही आपका जो है नया राजनीतिक दल है। बाकी सब आपके पुराने हैं जिनका सन भी लिख रखा है। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था, और 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनी थी, और 1980 में जो सबसे पुरानी पड़ी, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। ठीक है, जो कि राजनीतिक दल बना था उस समय की बात हो रही है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव जो है ट्राइग्ले ली थे। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, 2 जून 2014 को निम्न में से कौन सा राज्य बना था? तो तेलंगाना को 2014 में बनाया गया था। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी बात करते हैं। आपका जो भी है 2022 के मॉडल पेपर और वार्षिक पेपर के उत्तर बनाए जा रहे हैं, प्लेलिस्ट में जरूर देखिए उनको। अगर नहीं मिलता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिए, और कौन सा विषय आप नेक्स्ट देखना चाहते हैं उसके लिए भी कमेंट करिए। आपके कमेंट के हिसाब से हमारा जो है शेड्यूल चलता है, और हम कोशिश करते हैं कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करें। 90% कमेंट्स के रिप्लाई किए जाते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। तो
आपने इनका नाम, बहुत फेमस नाम है, इनको सुना भी होगा, ठीक है, देखा भी होगा। इसके बाद मेरे स्थानों की पूर्ति करें तो हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में खालिस्तान स्थायी और स्थायी सदस्यों की संख्या 5 स्थायी है और 10 अस्थायी सदस्य है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, भारत में संसदीय शासन पर आधारित खालिस्तान लोकतंत्र को अपनाया गया तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया। उसके बाद में प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 में हुआ। अगर आप सन लिख देते हैं तो बहुत बेस्ट है, अगर आप डेट याद रखते हैं तो उससे भी बेस्ट है। 28 जुलाई 1914 और 1918 तक ये चला था, 11 नवंबर 1918, ठीक है। और तृतीय अगर आपसे पूछ लेता तो आपको पता होना चाहिए, 1939 से 1945 तक तृतीय युद्ध चला था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, नामदेव ढसाल खालिस्तान भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, तो ये मराठी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। और मंडल आयोग को उनके अध्यक्ष खालिस्तान के नाम पर मंडल कमीशन कहा जाता है, तो बीपी मंडल, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो वो मार्शल टीटो थे। इसके बाद में नेक्स्ट है, सोवियत संघ का विघटन जो है 1991 में हुआ था। उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इस सार्क का पूरा नाम जो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है इसमें पूछा गया है, द्विराष्ट्र सिद्धांत किस राजनीतिक दल द्वारा दिया गया, तो मुस्लिम लीग की ये देन है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है 1951 से 1956 है, हर 5 साल में होता है ये। उसके बाद में ग्रामीण महिलाओं ने शराब के खिलाफ कौन सा विरोध आंदोलन किया था, ताड़ी विरोध आंदोलन के नाम से उसको जाना गया। उसके बाद में राजीव गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी ने किन्हें अपना प्रधानमंत्री चुना, तो बीपी सिंह को चुना गया था। उसके बाद में 2019 का 18वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन किस देश में हुआ था, तो अजरबैजान में हुआ था। और ये जो स्थान है वो स्थान बाकू है, अगर स्थान पूछ लेता है तो आप ये बताएंगे, बाकी जो जगह है वो अजरबैजान है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, इसमें पूछा गया, व्लादिमीर लेनिन किस पार्टी के संस्थापक थे, तो रूसी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, जो कि बोल्शेविक पार्टी भी बोला जाता है, इसको बोल्शेविक पार्टी के संस्थापक भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कवि द्वारा सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर शब्द किन के लिए प्रयुक्त हुआ, तो वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके बाद में नेक्स्ट जो है BAMCEF यानी कि बाम सेफ का पूरा नाम बताना, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एम्प्लॉयज़ फेडरेशन जो है इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन मशहूर थे, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। इसके बाद में ध्यान रखना है कि पीडीएफ का पासवर्ड आपको वीडियो में बताया जाएगा, बहुत सावधानी से आप वीडियो को देखते रहें। महाशक्तियों के छोटे देशों के साथ सैन्य संगठन संगठन के क्या कारण थे, तो बहुत सारे कारण थे। महाशक्तियाँ जो छोटे देशों को देशों के भूभाग को अपने सैनिक साधनों के रूप में उपयोग करना चाहती थी। उसके अलावा वो अपने सैनिक अड्डे बनाना चाहती थी, सैनिकों की जासूसी करना उसके लिए महत्वपूर्ण था। छोटे जो देश थे उनसे वो छोटे छोटे खर्च को बांट करके खर्च का बोझ कम करना चाहती थी। उसके अलावा जो है महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों, खेल तनीज के लिए, पदार्थों के लिए भी वो लोग इस छोटे देशों पे डिपेंडेंट थे। तो इस तरह से आप कोई भी 2 की जगह 3 मैंने लिख दिए हैं, आपको याद करना है, आप जो मर्ज़ी याद करिए। सोवियत संघ के विघटन के 2 कारण, तो वहाँ पे राजनीतिक कारण था, क्योंकि वहाँ पे राजनीतिक आर्थिक कारण जो संस्थाएँ थी, वो वहाँ पर एक बहुत पुरानी थी और जो अपने आप में कमज़ोर हो गई थी, जो जनता की आकांक्षाओं को या उनकी जो भी डिमांड थी उनको पूरा नहीं कर सकी। संसाधनों का अधिकांश भाग जो है परमाणु हथियार और सैन्य साजो-सामान पर व्यय कर दिया गया था। यानी कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में गतिरोध आने के पीछे यह कारण भी था कि सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश भाग जो परिणाम परमाणु हथियार और सैन्य साजो सामान पर व्यय किया था। कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश जो था वो भी था सोवियत संघ पर। कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों तक शासन किया, यही पार्टी अब जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह गई थी। इसके बाद में छठा क्वेश्चन जो है इसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया, दक्षिण संगठन के प्राथमिक 7 सदस्यों 7 सदस्य देशों के नाम आपको बताने हैं, तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अब अफ़गानिस्तान भी शामिल हो चुका है, तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। ये विषय जो हैं आपके कंप्लीट करा दिए गए हैं सॉल्यूशन के साथ में, कंप्लीट सॉल्यूशन देख रहे हैं आप इसमें। रियो सम्मेलन के कोई 2 परिणाम आपको लिए। रियो सम्मेलन बहुत बड़ा एक सम्मेलन था, जिसमें एक लड़की थी जिसका नाम था सुज़ुकी, ठीक है। उसने अपना केवल 5 मिनट का भाषण दिया था और पूरे संसार में वो लोकप्रिय हो गई थी। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप सर्च करके पढ़ सकते हैं।
सम्मेलन के मुख्य परिणाम क्या थे? इस सम्मेलन में जो निश्चय किया गया था, पर्यावरण संरक्षण के लिए ये सम्मेलन था एक्चुअली, और उसी के ऊपर पूरा का पूरा दिया गया था जितना भी आपका विश्वव्यापी है, इसके निदान मतलब पर्यावरण संरक्षण के लिए समस्या एक गंभीर थी और उसके निदान के लिए तुरंत कोई आवश्यक कार्य करना ज़रूरी था। ये उसमें प्रस्ताव सम्मिलित किया गया था। पर्यावरण सुरक्षित करने की ज़िम्मेदारी केवल विकासशील देशों की नहीं है, जो डेवलप्ड है, वो उनकी भी ज़िम्मेदारी है जो डेवलप्ड नहीं है। और ये भी निश्चित किया गया कि कुछ नियम ऐसे हो जाए जो विकसित देश अपने विकास की गतिविधियों को रोक लगाएं, यानी कि वो विकासशील तो ऑलरेडी हैं, अब कितना विकास करेंगे, क्योंकि उनके विकास उन्होंने विकसित देश की स्थिति प्राप्त कर ली है, तो उनको क्या ज़रूरत है विकसित करने की, उसमें वो संसाधनों का दुरुपयोग कर सकते हैं इसलिए। और ये भी निश्चित किया गया कि विकासशील देशों को ऐसे तौर तरीकों अपनाने चाहिए जिससे टिकाऊ विकास प्राप्त हो, और टिकाऊ विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से जिसमें जिसमें जिसके कारण पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधनों पर जोर दिया जा सके, ठीक है? और उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करें तो समाजवादी दलों और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में 2 अंतर आपको बताने हैं। तो कोई भी आप 2 अंतर बता सकते हैं, यहाँ पे मैंने अंतर लिख रखे हैं, 3-3 है। समाजवादी लोग लोकतांत्रिक समाज में विश्वास रखते थे, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी आधारित समाजवाद का समर्थक था। इस तरह से आप ये 3 जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इनको आप लिख लेना। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस डिटेल्स हैं कि क्या-क्या इसमें आपके अंतर थे, ठीक है? ये इसका आंसर हो जाएगा समाजवादी दलों और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में अंतर, ठीक है? ये वाला आप वीडियो को पॉज़ करके तीनों अंतर को याद कर लीजिए। हरित क्रांति के 2 सकारात्मक परिणाम, बहुत सारे सकारात्मक परिणाम हुए थे। इसमें भारत की आत्मनिर्भरता जो है, वो ख़त्म हो गई थी और वहाँ पर वो आयात करने की जो अपेक्षा निर्यात करने में की स्थिति में आ गया था। ग्रामीण जीवन में खुशहाली आई, ग्रामीणों के लोग जो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई, कुछ खाद्यान्न जो आयात से जो विदेशी पूँजी खर्च की जाती थी, वो अपने देश में ही बचाव हो गया, उसका दबाव पड़ता था, उसमें बहुत कमी आई। और भी आपके जो है पॉइंट लिख सकते हैं। तो 2 पूछा है मैंने, 4 पॉइंट आपको बताए हैं, चारों पॉइंट आप याद कर लेंगे, ठीक है? इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा क्या गया है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्यों के नाम आपको बताने हैं, ठीक है? गुटनिरपेक्ष संस्थापक कौन थे इनके? तो प्रधानमंत्री थे भारत से पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र से पूर्व राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर थे, स्लोवाकिया से राष्ट्रपति टीटो थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो थे, और उसके बाद में घाना के क्वामे नक्रुमा थे। तो ये सारे के सारे जो थे, ये संस्थापक सदस्यों की टीम है, ठीक है? इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सोवियत अर्थव्यवस्था को किसी पूंजीवादी देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली किन्हीं 2 विशेषताओं का जिक्र करें। तो 2 विशेषताओं को, क्या हम बहुत सारी विशेषताओं को जिक्र कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने 3 विशेषताएं लिखी है जो इनको अलग करती है। इनको आप याद कर लीजिएगा, बढ़िया तरीके से याद करना है आपको। तो ये पूरी की पूरी विशेषताएं हैं। आप आराम से, बहुत शांति से, मैंने बहुत ही दिमाग लगाकर इस क्वेश्चन पेपर को डिज़ाइन किया है, मतलब इसके सॉल्यूशन को, ताकि स्टूडेंट्स को कोई भी तकलीफ ना हो। 12वां क्वेश्चन है, ऐसे 2 मसलों का नाम बताइए जिन पर भारत बांग्लादेश के बीच आपसी संयोग है। कभी-कभी क्वेश्चन पूछा जाता है बांग्लादेश और भारत के बीच जिसमें आपसी संयोग नहीं है, ठीक है? तो ये भी आपको याद कर लेना, आपसी संयोग नहीं वाला, लेकिन यहाँ पूछा गया है वो हम बताएँगे आपसी संयोग किस-किस पे है। तो पूरब चलो की नीति जो है, इनका आपसी संयोग था बांग्ला का। आपदा प्रबंधन, पर्यावरण के मामले में भी दोनों देश निरंतर संयोग में रहे हैं, ठीक है? तो ये आप 2 जो है आपसी संयोग की बातें, उनको मतलब क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं। इसके बाद 13 नंबर जो क्वेश्चन है, आतंकवाद सुरक्षा के लिए परंपरागत खतरे की श्रेणी में आता है यह या अपरंपरागत, उल्लेख करना है। तो आतंकवाद किस सुरक्षा श्रेणी में आता है, ये हमें बताना है। तो आतंकवाद सुरक्षा के लिए अपरंपरागत, यानी इसकी कोई परंपरा नहीं है, इसीलिए अपरंपरागत श्रेणी में आता है। आतंकवाद से जो आप जानते ही हो, आशय क्या है, राजनीतिक खून खराबे से है, जो जानबूझकर भी किया जाता है, बिना किसी मुरब्बत के नागरिकों को निशाना बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद एक वैसे ही बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। इसके आप अगर उदाहरण देना चाहें तो विमान अपहरण भी हो चुका है, भारी भीड़ पर जगहों पर बम लगाना है 2001 में, और 11 सितंबर को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकियों ने हमला किया था। ये सारे आतंकवाद के हैं, और हम इस आतंकवाद को जो है अपरंपरागत श्रेणी में रखते हैं, और ये सारे रीजंस हम इसमें लिख सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। 14 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है, क्या एकल पार्टी प्रभुत्व की प्रणाली का भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र पर खराब असर हुआ? तो हम बोलेंगे नहीं, ऐसा एकल पार्टी की प्रणाली में भारतीय राजनीतिक लोकतांत्रिक चरित्र पर खराब असर नहीं हुआ, क्योंकि
यहाँ पे वैसे तो कई बार एकल दलीय प्रभुत्व प्रणाली का राजनीतिक लोकतांत्रिक प्रकृति पर बुरा असर प्रभाव पड़ता है और प्रभुत्व प्राप्त दल विपक्षी दलों की आलोचना की परवाह न करके मनमाने ढंग से शासन चलाने लगता है तथा लोकतंत्र को तानाशाही में बदलने की संभावना विकसित होती है। परंतु भारत में ऐसा नहीं है। पहले 3 चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा है, फिर भारतीय राजनीति पर जो है बुरे प्रभाव नहीं पड़े उसके लिए, बल्कि कई बातों के आधार पर तो ये अच्छा ही हुआ और इससे भारतीय लोकतंत्र और लोकतांत्रिक राजनीति और लोकतांत्रिक संस्थाओं का जो है दृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो भारत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम अपने भारत के आधार पर इसका आंसर देंगे। इसका बाद 15 नंबर जो क्वेश्चन है, बॉम्बे प्लान से आप क्या समझते हैं? तो सन 1944 में भारत में उद्योगपतियों का एक समूह मुंबई एकत्रित हुआ। इस समूह ने देश में नियोजन अर्थव्यवस्था को चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इसे ही बॉम्बे योजना या बॉम्बे प्लान कहा जाता है। और बम्बई योजना में यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि सरकार औद्योगिक व अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाएगी। ठीक है। इसके बाद आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, 1970 के दशक में इंदिरा गांधी सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई थी? कोई 2 कारण, बहुत सारे कारण थे। तो हम इनके कारण, एक तो उन्होंने उत्पादन और राजस्व में वृद्धि कर दिया था क्योंकि आपका जो हरित क्रांति उस समय बहुत प्रचलन में था। और 1971 का जो भारत-पाक युद्ध हुआ था उसमें भारत की जीत हुई थी, वो भी बहुत बड़ा वाहवाही का कारण बना था। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके और प्रिवी पर्स जो है इसको हटा दिया गया था, जिसमें आपके और भी वो थे कि जिसको विशेष राजाओं को और उनके विशेष अधिकार को ख़त्म करने का करके उन्हें जनसाधारण के रूप में लाकर खड़ा कर दिया गया। गरीबी हटाओ का एक कार्यक्रम शुरू किया गया इंदिरा गांधी द्वारा, जो इसमें आपको जनता ने काफ़ी सराहा। तो ये सारे 4 पॉइंट है, इसमें से कोई भी 2 पॉइंट आपको लिखने थे, तो 4 में से 2 कोई भी याद कर लेना। खंड स में आते हैं। खंड स में आपसे पूछा गया है, लेकिन खंड स में बढ़ने से पहले पहला पासवर्ड आपको बताने की आवश्यकता पड़ रही है। तो पहला पासवर्ड आप जब लिखेंगे तो आप लिख लीजिए, पहला पासवर्ड मैं आपको बताऊंगा, अभी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जो है श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किनकी भूमिका प्रमुख है वो आपको बताना है, या दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंधों को बाहरी शक्तियाँ कैसे प्रभावित करती हैं ये आपको बताना है। तो श्रीलंका का जातीय समूह जो है इसमें बहुत बड़ा तमिल की भूमिका रही और उसमें लिट्टे नाम का एक संगठन बनाया गया जिससे हिंसात्मक आंदोलन पर उतारू थे। ठीक है। और जो श्रीलंका का एक क्षेत्र जो था उसके लिए वो अलग मांग कर रहे थे जातीय संघर्ष के चलते, जिसमें कौन कौन से उत्तरदायी थे लोग, तो उनकी हम बात कर देंगे। एक सिंगली समुदाय था जो भारत में श्रीलंका में सबसे ज़्यादा समुदाय है। ठीक है, बहुसंख्यक है। दूसरा तमिल अल्पसंख्यक जो भारत की तरफ से थे, और कुछ जो तमिल छापामार थे ये भी। तो ये 3 जो लोग थे, यानी 3 समुदाय थे, ये आपस में इतना मतलब इन्होंने करा कि ये श्रीलंका के इसमें क्या है, जातीय संघर्ष की मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। इसका समझ में आ गया होगा आपको, अच्छे तरीके से याद कर लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें आपका 18 नंबर। तो पहला पासवर्ड मैं आपको बता दूँ, आपका पहला पासवर्ड जो है ये है 18। ठीक है, केवल 18 आपको डालना है। उसके बाद आगे और भी पासवर्ड बताऊँगा, 6 नंबर होंगे टोटल, 6 नंबर को मिला के डालना है एक साथ में। तो 18 पहले, इसके बाद वाला जो बताऊँगा आगे चल के बताऊँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। इसमें आपसे पूछा क्या गया है, साझी परंतु अलग-अलग ज़िम्मेदारियाँ से क्या अभिप्राय है? हम इस विचार को कैसे लागू कर सकते हैं? अथवा में है, वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे 1990 के दशक से भिन्न देशों के प्राथमिक सरोकार क्यों बन गए थे, ये आपको बताना है। तो हम सबसे पहले हम साझी परंतु अलग-अलग ज़िम्मेदारियाँ से क्या अभिप्राय है, हम इस विचार को कैसे लागू कर सकते हैं, तो वो हम बता सकते हैं। देखिए, विश्व का पर्यावरण तेजी से खराब हो रहा है। अधिकांश देश जो है, यहाँ पे डॉट वॉट लग गया है तो टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। अधिकांश देश अंधाधुंध प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। इससे मानव सभ्यता खतरे में पड़ रही है। इसीलिए कहा जाता है कि पर्यावरण को बचाने के लिए सभी की साझी जिम्मेदारी हो, परंतु उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध के देशों में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विचार में मतभेद है। उत्तरी गोलार्ध के विकासशील देशों का तर्क है क्योंकि विकसित देशों ने पर्यावरण को अधिक खराब किया है, यानी कह रहे हैं कि जो डेवलप्ड कंट्री है उन्होंने ज़्यादा खराब किया, अतः उसे ठीक करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की अधिक होनी चाहिए, यानी कि उनकी जिम्मेदारी ना के बराबर होनी चाहिए। जो छोटे देश हैं और जो बड़े देश हैं जो विकसित है
उनके ऊपर थोपा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जलवायु परिवर्तन से संबंधित नियमाचार में ये भी कहा गया है कि प्रत्येक देश अपनी क्षमता पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के अनुपात में अपनी भागीदारी पर साझी परंतु अलग-अलग भूमिका निभाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ तक ये आंसर आपका कंप्लीट हो गया। पहला पासवर्ड मैं बता चुका हूँ, दूसरा पासवर्ड मैं आगे बताऊंगा। अब इसमें आपसे पूछा गया है दलित पैंथर्स ने कौन से मुद्दे उठाए, ठीक है, और इसके अलावा है क्या आंदोलन और विरोध की कार्यवाहियों से देश का लोकतंत्र जो है मजबूत होता है। अपने उत्तर की पुष्टि आपको करनी है, कोई भी दोनों में से एक करना है। तो हम जो है आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को तैयार करते हैं जो कि दलित पैंथर ने क्या करे। ठीक है, तो 20वीं शताब्दी में के 7वें दशक के शुरुआती सालों से शिक्षित दलितों की पहली पीढ़ी ने अनेक मंचों से अपने हक की आवाज़ उठाई। इसमें ज़्यादातर शहर की झुग्गी और बस्तियों, यहाँ पे बस्तियों में पलक कर बड़े हुए दलित थे। पलकर, सॉरी, पलकर बड़े हुए, यहाँ पे बस्ती कर देना थोड़ा सा मिस्टेक है। दलित हितों को दावेदारी के इसी क्रम में महाराष्ट्र में दलित युवाओं का एक संगठन दलित पैंथर्स 1972 में बना। ठीक है, और दलित पैंथर्स ने क्या क्या उठाए थे मुद्दे, तो आज़ादी के याद के सालों में दलित समूह मुख्यतः जाति आधारित समानता असमानता और भौतिक साधनों के मामले में अपने साथ हो रहे अन्यायों के खिलाफ लड़ रहे थे। इस चीज़ को हम कर सकते हैं। इसके बाद में आरक्षण के कानून और सामाजिक न्याय की एक ऐसी नीतियों का कारगर क्रियान्वय इनकी प्रमुख मांग थी कि ये जो आरक्षण है ये इनको दिया जाए। इस तरह से और भी थे दलित की बस्तियों में क्या मतलब हुआ था, वो सारी चीज़ें हम बता सकते हैं। तो इस तरह से 4 पॉइंट लिखे हैं और आपको जो है, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो आपको 4 नहीं तो कम से कम 3 पॉइंट तो आपको लिखने होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके आंसर्स लिखेंगे। आपके सामने सारे के सारे आंसर्स दे रहा हूँ और पीडीएफ मैं ज़रूर दूंगा आपको इसका, और हर वीडियो में पीडीएफ दिया जाता है आंसर्स के साथ में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता है तो आंसर्स आपको याद करने में दिक्कत होती है, बार बार वीडियो में देखने में दिक्कत होगी, इस वजह से हम आपको पीडीएफ देंगे। इसका जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर समाप्त हो गया है, इसके बावजूद देश की राजनीति पर कांग्रेस का असर लगातार कायम है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क आपको देना है, ठीक है, और मंडल आयोग का सविस्तार वर्णन करना है। तो दोनों में से कोई भी, तो मैं आपका कांग्रेस वाला बताऊंगा। यहाँ पे दूसरा पासवर्ड नोट करें आप, आपका दूसरा पासवर्ड जो है वो है आपका 20। ठीक है, 20 इज द नेक्स्ट पासवर्ड। ध्यान रखना है आपको, पासवर्ड बताते जा रहा हूँ, ऐसा ना हो कि आप भूल जाएं। ठीक है, पासवर्ड नोट कर लीजिए। और मैं, हाँ, इस कथन से हम सहमत हैं क्योंकि यद्यपि कांग्रेस का पतन हो गया, लेकिन कहिए कि उनका केंद्र और अधिकांश प्रांतों में जो राजनीतिक सत्ता का असर आज़ादी से लेकर 1960 तक जो कायम रहा, वह अब ऐसा नहीं दिखाई देता। तथापि आज भी लोकसभा में सबसे बड़ा ये दल है। ठीक है, इस तरह से हम इसको पूर्ण रूप से समझाएंगे और बता देंगे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस का जो प्रभाव है अभी भी माना जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। खंड द की बात करते हैं तो सेक्शन डी में आपको ये मिलाना था। 21 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य शाखाओं और एजेंसियों का सम्मेलन करना है। तो आर्थिक और सामाजिक परिषद जो है, इसको आप मैच करोगे यहाँ से, सदस्य देशों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण की चिंता। दूसरा जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो इसको आप मैच करोगे क ऑप्शन से, सदस्य देशों के बीच मौजूद विवादों का निपटारा। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, इसको आप मैच करोगे परमाणु प्रौद्योगिक का शांतिपूर्ण उपयोग और सुरक्षा, घ ऑप्शन से। और सुरक्षा परिषद, इसको मैच करोगे ग ऑप्शन से, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण। ठीक है, तो ये आपके आंसर हो गए इस मैचिंग के। चलिए इसके अथवा पार्ट को भी देख लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अथवा पार्ट में। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका समझ में आ गया होगा। अथवा पार्ट को भी मैंने मैच कर दिया जिस बच्चों को जैसे, क्योंकि कोई भी आ सकता है मैचिंग वाला। तो निम्न कार्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियों से सम्मिलित करना है। तो सबसे वैश्विक वित्त की देखरेख जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का काम है। तो हम यहाँ पे का ऑप्शन को दूसरे ऑप्शन से मिला देंगे। ठीक है, यहाँ पे मिला रखा है मैंने, आप देख सकते हैं। उसके बाद में सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार की राह आसान बनाना विश्व व्यापार संगठन का कार्य है ये। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे संयुक्त राष्ट्र संघ के मामलों का समायोजन एवं प्रशासन जो है सचिवालय के द्वारा है। ठीक है, इसके बाद में सबके लिए जो स्वास्थ्य है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाए। तो ये आपके मैचिंग वाले क्वेश्चंस थे। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। 22 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है, राज्य पूर्ण गठन आयोग कब बना था और इसके प्रमुख कार्य एवं सिफारिशों का उल्लेख करना है।
ठीक है। और अथवा में है राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियों का उल्लेख करना है। आज़ादी के समय देश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के लिहाज से मुख्य अंतर क्या थे? तो दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के स्वतंत्रता के बाद में भारत ने अंग्रेजी राज के दिनों के राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना किया था, जो कि 1953 में किया गया था, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, ये वाला, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ मैं आपको, तो ऐसा ना हो कि आप अथवा का समझ लें। और यहाँ पर जो है 1953 में किया गया था। अब इसमें केवल ये लिखा गया है कि जो स्वतंत्रता से पूर्व जो प्रांतों का गठन तो अस्त व्यस्त था, और बाद में जो है कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वायदा किया था, यानी कि प्रॉमिस किया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति जब हमारे को हो जाएगी तो हम राज्यों का गठन उनके भाषा के आधार पर करेंगे। तो भारतीय संघ की कई इकाइयों ने पुनर्गठित करने के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति ने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के विरुद्ध सिफारिश की, लेकिन भारत के कई हिस्सों में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने के लिए आंदोलन शुरू हो गया। तो इस तरह से ये जो बहुत सारे राज्य बने और सरकार ने 1953 में पूर्ण गठन आयोग बनाया, और इस आयोग के द्वारा ही जो है रिपोर्ट में यह स्वीकारा गया कि राज्यों की सीमाओं का निर्माण वहाँ बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। इसलिए हमारे जो अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग उनकी भाषाएं हैं, और उनका उसी आधार पर बंटवारा किया गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट जो 23 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है 1960 के दशक की कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट क्या क्या अर्थ है, और कांग्रेस पार्टी किन मसलों को लेकर 1969 में टूट का शिकार हुई थी। अथवा में है 1971 का चुनाव, कांग्रेस की पूर्ण स्थापन तथा उनके परिणामों पर टिप्पणी आपको बतानी है। तो हमने 1960 वाला जो है कांग्रेस की पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट क्या था, इसको बताया है। तो कांग्रेस पार्टी में सिंडिकेट 1960 के दशक में कांग्रेस पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में कुछ प्रमुख नेताओं का एक समूह उभर कर आया था, और कांग्रेस के सभी निर्णय और गतिविधियों पर उनका ही जो समूह एक छाप पड़ने लगा, उस समूह का छाप पड़ने लगा। वह एक प्रकार से किंग मेकर के समान बन गया था, जो ये समूह आया था। इसी समूह को अनौपचारिक रूप से सिंडिकेट कहा गया था। इस समूह के प्रमुख नेता जो है इसमें आपके S K पाटिल, और मैसूर के यस निज लिंगप्पा, और पश्चिम बंगाल के अतुल्य घोष, आंध्र प्रदेश के एन संजीवा रेड्डी। और धीरे धीरे इस समूह का दबदबा बढ़ता गया। नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री को, और उनकी मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में इसी की अहम भूमिका रही थी, ठीक है, सिंडिकेटों की, जो ये नेता थे इनकी। और कांग्रेस पार्टी किन मसलों को लेकर टूटी थी, तो इंदिरा गांधी की कांग्रेस सिंडिकेट से टक्कर जो है, कांग्रेस के कुछ पुराने दिग्गज नेता जो है इंदिरा गांधी के अनुभवहीन मानते थे, इसलिए उन्होंने टक्कर, मतलब उनकी आपस में मतभेद हो गई। ये एक टूट का रीज़न था। राष्ट्रपति राष्ट्रपति पद का जो चुनाव 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी के विरुद्ध इंदिरा गांधी और उनके समर्थकों द्वारा उपराष्ट्रपति बीवी गिरी को कहा गया कि वे एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन भरे। ये भी कांग्रेस का फूट का एक टूट का एक कारण बन गया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच जो है एक मतभेद जारी हो गया था, जो कि इंदिरा गांधी और जो आपके उप प्रधानमंत्री थे, जिसमें आपका एक पीवी पर्स नाम का एक अधिकार था, जो कि महाराजाओं को स्पेशल अधिकार देता था, उसको जो है हटाने की बात हुई थी। मुख्यमंत्री जो है, उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जो थे उस समय, मोरारजी राय देसाई थे, मोरारजी देसाई थे। उनके बीच में, इंदिरा गांधी के बीच में थोड़ी सी टकरार हो गई थी, और मोरारजी ने सरकार से किनारा कर लिया था। तो ये सारे टूट के इनके कारण थे, ठीक है। तो इन कारणों को आप जरूर लिखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट जो पार्ट है यहाँ पे ख़त्म हो चुका है भैया, और आपका पासवर्ड जो अंतिम बचा हुआ था यार, वो नहीं बताया मैंने आपको। तो पासवर्ड लिख लीजिए। अंतिम पासवर्ड जो है 84 84, ठीक है। आपको पासवर्ड 3 टुकड़ों में बता दिया, सभी को जोड़ करके डाल देना एक साथ। जोड़ना नहीं है, मतलब लिख देना, जो जो अंक बताए हैं उनको लिख देना पासवर्ड। और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर चुके होगे, चैनल का नाम अच्छी तरह से जानते हो। आपके ये सारे विषय कंप्लीट करा दिए गए हैं, जो यहाँ पे आप विषय देख रहे हो लिखे हुए, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, फिजिक्स, हिंदी साहित्य, केमिस्ट्री, संस्कृत साहित्य, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये कंप्लीट सॉल्यूशंस दे दिया गया है इन चीज़ों का, इन सब्जेक्ट्स का। और बाकी के बनाए जा रहे हैं, उनके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, सावधानी बरतिए। चैनल पे बने रहिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। आप लोग अपने आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं, और जो कॉमर्स वाले हैं और साइंस वाले, आपस में एक दूसरे को शेयर करा करो, क्योंकि आपके स्कूल में आपके दोस्त जो है साइंस में होंगे, और उनके लिए
हो सकता है उनको फिजिक्स की ज़रूरत हो, केमिस्ट्री की ज़रूरत हो, तो उनको आप शेयर कर सकते हो। और दूसरे स्टूडेंट जिनको ज्योग्राफ़ी की या पॉलिटिकल साइंस की ज़रूरत है, या फिर हिस्ट्री की ज़रूरत है, या फिर हिंदी साहित्य या संस्कृत साहित्य की ज़रूरत है, उनको आप शेयर कर सकते हो। हिंदी इंग्लिश सभी के लिए कॉमन है, तो आप सभी को देखिए। इसके अलावा मैं और भी क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, उनको कंप्लीट करते ही मैं अपलोड कर दूंगा, जिसके लिए आपको बना रहना होगा, चैनल पे ध्यान रखना है। पासवर्ड मैं बता चुका हूँ। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए इस चैनल के साथ में मोर अपडेट्स और मोर एग्जाम रिजल्ट्स बेहतर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।